जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल वर्ब, जिसमें से हमने एक लेक्चर ऑलरेडी मॉडल वर्ब पे ले लिया है। यूज टू के जितने भी यूजेस रहते हैं वो सारे उस लेक्चर में कवर किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बारी आती है नीड और डेयर की बात करने की। ठीक है, ये एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो मॉडल वर्ब बनने के साथ साथ मेन वर्ब बनने का भी काम करती है ना। नीड और डेयर की अगर हम बात करें, है ना। उसके अलावा और कोई आपकी मॉडल वर्ब मेन वर्ब नहीं बनती, लेकिन अगर हम नीड और डेयर की बात करेंगे तो ये मॉडल वर्ब बनने के साथ साथ मेन वर्ब बनने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके बाकी मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे हम बात करें कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, मस्ट, इन सब की भी बात आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नीड आपका दोनों काम करता है, मेन वर्ब बनने का भी काम करता है और आपका हेल्पिंग वर्ब बनने का भी काम करता है, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसी को आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये दोनों काम आपका नीड करता है। ठीक है, सो नीड हैज़ टू यूजेस, इसके दो यूजेस हैं। ये मॉडल वर्ब बनने का भी काम करेगा, ठीक है, और ये मेन वर्ब बनने का भी काम करेगा। तो अभी अपन देख रहे हैं कि कैसे ये मॉडल वर्ब बनने का काम करता है। जो आपका नीड है वो मॉडल वर्ब बनने का काम करता है, तो कैसे क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ये आपका हम बात करें, जब ये आपका मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, जो आपका नीड है, जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, तो सिंपल सी बात है कि आपके जो मॉडल वर्ब रहते हैं वो क्या लेते हैं अपने साथ में। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। ये आपके मॉडल वर्ब जब भी आएंगे सेंटेंस में, वो क्या लेंगे, वो अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे। ठीक है, अब इसका मीनिंग निकलता है नो नेसेसिटी, नीड नॉट की बात की गई है ना। जैसे यू नीड नॉट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को ले लूँ मैं, ठीक है, सो यहाँ पे आपका नीड क्या कर रहा है, मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। कैसे पता चला, तो नॉट के पहले आ रहा है, नॉट के पहले आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉट के पहले दिखाई देते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉट के पहले दिखाई देते हैं। तो ये एक बात हमें क्लियर हो गई कि जब भी हमारा नीड, है ना, मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, इसकी बात कर रहे हैं हम नीड की, तो कहाँ से दिखाई देगा, ये सब्जेक्ट के बाद दिखाई देगा, फिर आपका नीड लिखा रहेगा, फिर नॉट रहेगा और वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। ये स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया कि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगा, सो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉट के पहले आती हैं। जैसे मैं बोलूँ डिड नॉट, है ना, ही डिड नॉट कॉल मी, भैया उसने मुझे कॉल नहीं किया। ठीक है, और जैसे मैं बोलूँ ही हैव नॉट कम टू क्लास। ठीक है, सो हैव नॉट आ गया, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो नॉट के पहले आती है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो क्या होता है, वो नॉट के पहले आती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब भी आपका ये जो नीड है वो मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, तो वो नॉट के पहले आएगा, क्योंकि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो नॉट के पहले आती है। ठीक है, नॉट क्या है आपका, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ये आपका वर्ब हो गया और यू क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि जब भी आपका जो नीड है वो मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, तो नॉट के पहले आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो। ठीक है, अगर हम, और क्या हो सकता है, ये डायरेक्टली मेन वर्ब पे आ गए। एक कंडीशन और डिस्कस करते हैं, है ना। अगर ये मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, तो जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे इंटेरोगेटिव, है ना, तो जो जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्या आती है, आपकी मॉडल वर्ब आती है, तो नीड आ जाएगा उसके बाद। फिर
फिर आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म दिखाई देगी, फिर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा तो जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, जो आपका ये डबल इंटेरोगेटिव वाला रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के हेल्प से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में आती है। तो जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा तो ये क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये वाला केस क्लियर हो गया कि जब भी ये मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम देखते हैं कि जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो कैसे करेगा। नीड जब मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि हमें पहले हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगी। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ऑलरेडी यूज़ की जाएगी, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में यूज़ की जाएगी, उसके बाद अगर नीड को लिखा गया है, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी सेंटेंस में दी गई है। तो जब सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी गई है और उसके बाद में नीड यूज़ किया गया है, तो नीड वहाँ पे मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है वहाँ पे? मेन वर्ब बनने का काम। तो देखो ज़रा, ये नॉट के पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दो प्लस नीड लगा दो। ठीक है, सो इतनी बात हमें क्लियर है कि जब भी ये मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो सब्जेक्ट आएगी और फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नीड दिखाई देगा हमें। इतनी बात हमें क्लियर है। नीड और डेयर दिखाई देंगे, दोनों की बात कर लेते हैं। नीड और डेयर सेम है ना। तो जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी मेन वर्ब रहती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है। तो जब आपका नीड और डेयर आपका मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा होगा। ठीक है, ओके। सो शी डज नॉट नीड टू अटेंड द मीटिंग, है ना। शी डज नॉट नीड टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गई है। अब सेंटेंस में जब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नीड क्या कर रहा है आपका, नीड यहाँ पे मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। नीड क्या कर रहा है? मेन वर्ब बनने का। ठीक है, अब इसके बाद जो भी वर्ब लिखोगे ना आप, जब ये मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है, अब देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में आ चुकी है, मेन वर्ब भी आ चुकी है, फिर हमें अटेंड लिखना था तो हम डायरेक्टली अटेंड नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकती मैं। जैसे इस तरीके से अगर लिखा हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ गई थी। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, यहाँ पे ये मेन वर्ब आ गई थी, फिर एक और वर्ब आपने लिख दी। तो फिर आप डायरेक्टली एक वर्ब नहीं लिख सकते, आपको उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा तो हमें यहाँ पे टू प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके बाद नीड के बाद जो भी वर्ब देखने को मिलेगी वो कैसे दिखाई देगी, वो इन्फिनेटिव के फॉर्म में दिखाई देगी, है ना। मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा आएगा कि सब्जेक्ट जाएगा पहले, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर अगर नॉट आ रहा है तो नॉट लगा दो, फिर ये एज अ मेन वर्ब जाएगा आपका नीड और डेयर, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आपको प्लेस करनी तो आप इन्फिनेटिव लगाओगे और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आना होगा। समझ में आया इतना कि जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में आ गई है, तभी तो ये मेन वर्ब बनेगा। और जब ये मेन वर्ब बना है तो इसके बाद जो भी वर्ब आपको प्लेस करनी होगी आप उसको इन्फिनेटिव के रूप में लिखोगे। ठीक है, इतनी सी कहानी क्लियर हो गई।
और नीड और डेयर दोनों हो सकते हैं, सेम बात, नीड और डेयर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इतनी बात याद रखनी है कि जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेंगे तो सेंटेंस में ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है और ये मेन वर्ब बनने का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई वर्ब प्लेस करनी है तो आप इन्फिनेटिव के रूप में उसको लिखोगे, ठीक है। चलो, सेम डेयर का केस है आपका, सेम डेयर का केस है कि ये भी आपका मॉडल भी बनता है, मॉडल वर्ब भी बनता है और साथ में ये मेन वर्ब भी बनता है। मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनने के काम ये करता है, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनने के काम करता है, ठीक है। सो डेयर एज अ मॉडल, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखना कि मॉडल्स अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म याद रखना। वर्ब की बेस फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है ना, समझ में आ रहा है? आपकी जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकते आप, शी कैन गोज, ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा शी कैन गो, ठीक है, ये सही होगा, ओके। सो बेस फॉर्म लिखनी रहती है, ये आपकी बेस फॉर्म है, ये आपकी बेस फॉर्म है, ठीक है। चलो, सो ही डेयर नॉट स्पीक, भैया वो हिम्मत ना करे बोलने की, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आपका डेयर है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड बनने का काम कर रहा है। मैम कैसे पता चला कि हेल्पिंग वर्ड बनने का काम कर रहा है? तो ऐसे पता चला कि ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद एक और मेन वर्ब है। तो हमें समझ में आ गया कि एक और मेन वर्ब है सेंटेंस में, तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर लिया। और नॉट क्या है आपका? नॉट है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। और है क्या? ये प्रोनाउन है। ओके, समय क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे भैया हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है? क्योंकि बाद में एक मेन वर्ब है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका जो डेयर रहता है वो मॉडल वर्ब बनने का भी काम करता है और वो मेन वर्ब बनने का भी काम करता है, ठीक है। सो ये जो डेयर है ये आपका मेन वर्ब बनने का भी काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि मॉडल वर्ब बनने का काम करता है, उसी प्रकार से ये भी मेन वर्ब बनने का काम करता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर ये मेन वर्ब की जगह पे रहेगा, तभी तो ये मेन वर्ब बनने का काम करेगा। और अगर उसके बाद अगर आपको कोई वर्ब प्लेस करनी है तो आप उसको एज अ इन्फिनेटिव प्लेस करोगे। 2+ वर्ब की फेस फॉर्म ये क्या बनाता है? ये इन्फिनेटिव बनाता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? ये देखो ज़रा इसका स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर ये आपका आ जाएगा भैया नीड और डेयर, जो भी है। नीड डेयर की बात कर रहे हैं तो डेयर ले लो, फिर जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी? इन्फिनेटिव आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक मेन वर्ब आ चुकी है। ये डेयर क्या कर रहा है? मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आ गई तो भैया जो भी लिखना है वो क्या लिखोगे आप? इन्फिनेटिव लिखोगे, ठीक है। डायरेक्टली वर्ब प्लेस नहीं कर सकते आप, क्या लिखोगे वहाँ पे? इन्फिनेटिव लिखोगे, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी यूज टू वाले अभी नहीं करा रही हूँ, पहले नीड और डेयर के करा देती हूँ,
फिर यूज टू के करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यू नीड नॉट टू वरी, है ना, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। तो नीड क्या बन गया आपका, नीड यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये नीड क्या है भैया, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है क्या, यू नीड नॉट टू वरी, सेंटेंस है आपका। ओके तो ये नीड हमें नॉट के पहले दिखाई दे रहा है, और नॉट के पहले दिखाई दे रहा है मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कौन करते हैं, हमारे मॉडल वर्ब भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, और नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब ये यहाँ पे मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगा, मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, तो साथ में क्या लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। हमने ये देखा है ना कि मॉडल वर्ब क्या लेते हैं अपने साथ में, मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉट के पहले है, मतलब ये किसका काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। अब ये जब मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो फिर अपने साथ में ये वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, तो टू प्लस वरी, तो ये तो इन्फिनेटिव हो गया ना, ये तो इन्फिनेटिव हो गया ना। और यहाँ पे इन्फिनेटिव की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे इन्फिनेटिव की ज़रूरत है क्या, जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है तो अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, इन्फिनेटिव नहीं लेगा, अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। तो हमें यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, इस टू को हटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, है ना। तो ये हमने वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे लगा दी, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मॉडल वर्ब का काम, मॉडल वर्ब है ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, ये वर्ब की बेस फॉर्म इनको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट था, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सो यही वो करेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ वो इन्फिनेटिव लगा के दे देंगे, तो मॉडल वर्ब के साथ थोड़ी ना इन्फिनेटिव आएगा, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो वर्ब की बेस फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। सॉरी, सेकंड देख लेते हैं, ही डज नॉट डेयर स्पीक द ट्रूथ। तो इसको देखो ज़रा, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई है। अब सिंपल सी बात है कि डेयर के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब डेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। अब मेन वर्ब ऑलरेडी आ गई, उसके बाद आप एक और वर्ब लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। जब मेन वर्ब ऑलरेडी आ गई है तो आप डायरेक्टली कोई और वर्ब नहीं लिख सकते, आपको इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया कि मेन वर्ब के बाद फिर से एक वर्ब लगा दी, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो जब टू बनेगा, है ना, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, मैंने बोला था कि पहले आपका सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर नॉट रहेगा तो नॉट आ जाएगा, फिर आपका डेयर आ जाएगा, डेयर और नीड जो भी होंगे। उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, ये मेन वर्ब बन गई। तो मेन वर्ब के बाद अगर कुछ लिखना है तो इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। तो डेयर और नीड के बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। इन्होंने डेयर के बाद डायरेक्टली वर्ब प्लेस कर दी, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, ओके। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक और क्या है, शी डेयर नॉट टू गो देयर, शी डेयर नॉट टू गो देयर। ठीक है। सो डेयर देखो, यहाँ पे डेयर क्या कर रहा है, डेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। कैसे पता चला मैम ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, क्योंकि ये नॉट के पहले लिखा हुआ है, ये नॉट के पहले लिखा हुआ है। तो नॉट के पहले लिखा हुआ है मतलब सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा होगा। और
उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक और वर्ब भी दिखाई दे रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, मॉडल है ये हमारा सॉरी। और फिर उसके बाद में नॉट क्या होता है आपका, नॉट होता है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन टाइप्स ऑफ एडवर्ब में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि भैया मॉडल वर्ब जो आपके रहते हैं वो अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। ये वाली कहानी क्लियर की थी आपको कि मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहे हैं तो अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेगा ना। यहाँ पे तो इन्फिनेटिव लिखा है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म क्या होता है, ये होता है इन्फिनेटिव। ये क्या होता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। सो हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहे हो। जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहे हो तो वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसको करेक्ट करके क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका ठीक है। सो इस टू को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव नहीं, डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं, ठीक है। he dare not go there, he dare not go there, ठीक है। चलो यूज्ड वाले केस भी मैंने आपको बताए थे, यूज्ड वाले केसेस भी हमने आपको बताए थे, ठीक है। सो थोड़ा सा यूज्ड वाला केसेस भी देख लेते हैं। आई गेस ये डिस्कस कराया कि नहीं कराया मैंने, आई गेस करा दिया है, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने आपको करा दिया। इज़ यूज टू वेकअप अर्ली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है देखो ज़रा, यहाँ पे वी की फॉर्म दिख गई हमें, यूज टू दिख गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें वर्ब की देखो, मैं पहले आपको तीनों स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं। एक मैंने बताया था कि जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यूज्ड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, है ना, जब ये मॉडल बनने का काम करेगा, ठीक है। फिर जब ये पैसिव में रहेगा तो ये आएगा यूज्ड, फिर इसके बाद आएगा इन्फिनेटिव, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव। ये किसका था, ये पैसिव का था, ठीक है। फिर हम बात करें, हमने एक और बात की थी, जब हमारा लिंकिंग वर्ब बनेगा और यूज्ड हमारा एडजेक्टिव बनेगा और टू हमारा प्रीपोजिशन बनेगा, तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो नाउन का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, या तो नाउन आएगा या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सी बात थी आपकी, ये हैबिट बताने वाली बात थी। हैबिट कैसी बता रहे थे कि भैया वो उस चीज़ का आदी, अकस्टम टू है ना। इस केस में जब ये मॉडल बनने का काम करेगा तो आप बताओगे भैया पहले आदत थी अब नहीं है ना। और ये तो पैसिव वाला है, ठीक है। पैसिव में मीनिंग निकलेगा इस्तेमाल किए जाने जैसा, है ना, कि चीज़ इस्तेमाल की जाती है। यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा, इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सो तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा है, इज यूज टू वेकअप अर्ली, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं
यहाँ पे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिख गई है ना, यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब दिख गई, मतलब ये मॉडल वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा है। यूज टू के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब दिख गई है तो ये मॉडल वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा है, मॉडल वर्ब बनने का काम ये नहीं कर रहा है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है। ओके, यूज टू वेक अप अर्ली ऐसा बोलेंगे हम क्या हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे, या फिर हम ये बताएंगे भैया उसको आदत है, उसको आदत है, लेट उठने की आदत है, तो हम ये बोलेंगे भैया उसको आदत है ना। तो या तो नाउन आएगा या नाउन का अल्टरनेटिव आएगा, है ना, रिप्रेजेंटेटिव आएगा। नाउन आएगा, नाउन का रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है आपका, जिरंड, या तो नाउन आता है या तो जिरंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इज यूज टू वेक अप अर्ली होगा, नहीं, यहाँ पे या तो नाउन आना चाहिए था या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए था, ठीक है। नाउन का रिप्रेजेंटेटिव मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जिरंड लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, ठीक है, कि भैया आदत है उसकी, है ना, उसकी लेट उठने की क्या है, आदत है, उसकी लेट उठने की आदत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस मशीन इज यूज फॉर कॉफ़ी, है ना, दिस मशीन इज यूज फॉर मेक कॉफ़ी, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मशीन को आदत होगी कॉफ़ी बनाने की, यहाँ पे मशीन को आदत होगी कॉफ़ी बनाने की, कि भैया मशीन इस्तेमाल की जाती है कॉफ़ी बनाने में, है ना। आदत तो नहीं लग जाएगी कि मशीन भैया अपने आप ही कॉफ़ी बनाती रहे, नहीं, इस्तेमाल की जाती, मशीन क्या की जाती, इस्तेमाल की जाती। तो ये जो सेंटेंस है आपका किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा, ठीक है, पैसिव में जाएगा। तो पैसिव में क्या पढ़ा था हमने कि भैया इन्फिनेटिव रहेगा, क्या रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा इज यूज्ड के बाद, है ना। तो देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि शी यूज टू वेकिंग अप एट 5 PM, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मॉडल वर्ब है, डायरेक्टली इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही। अगर इसके पहले यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती तो हम समझ जाते, हम ये समझ जाते कि ये वहाँ, जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती तो हम समझ जाते या तो पैसिव का केस है या कोई हैबिट बताई जा रही है अभी की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे यूज टू क्या कर रहा है, मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है, यहाँ पे मॉडल बनने का काम कर रहा है। अभी ये यहाँ पे मॉडल बनने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हमने ये पढ़ा था ना कि जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम करता है तो साथ में बेस फॉर्म आती, वर्ब की बेस फॉर्म आती, वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम करता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, है ना। ओके, सो ये हमने यूज के 3 यूजेस देखे थे। ओके, सो तीनों को हमने अच्छे से देख लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। ये देखो ज़रा, ही यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट, ही यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट, है ना। सो यहाँ पे देखो डायरेक्टली यूज टू दिखाई दे रहा है ना। इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यूज टू यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। और मॉडल वर्ब बनने का ये काम कर रहा है तो मॉडल वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। अब हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे तो इन्होंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमें वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, काम ही नहीं कर रहा भैया। ओके, हम क्या लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। सो यूज्ड, मेकिंग को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब की बेस फॉर्म आएगी मेक, excuses for coming late. ओके,
सो क्या हो जाएगा आपका, यूज टू मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज लिख दिया मैंने, है ना, यूज टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, बी की फॉर्म लगी हुई है ना, यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो ये मॉडल वर्ब बनने का काम तो यहाँ पे नहीं कर रहा है ना, ये यहाँ पे मॉडल बनने का काम नहीं कर रहा है। तो या तो पैसिव का केस होगा या आदत का केस है। तो ऐसा कोई इस्तेमाल करना थोड़ी ना बोला गया, इज यूज टू मेक एक्सक्यूजेस, भैया वो एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करता था, ऐसा कुछ कि एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जाता था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं भैया उसको आदत है एक्सक्यूज़ बनाने की, उसको क्या है, आदत है। ठीक है, तो आपका केस कौन सा होगा, थर्ड वाला केस होगा, जिसमें आप क्या करते हो कि आपकी जो वी की फॉर्म रहती है साथ में यूज्ड रहता है, आपका टू प्रीपोजिशन रहता है, उसके साथ नाउन आता है या तो नाउन का रिप्रेजेंटेटिव आता है। नाउन का रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं हम, जेरंड को। जेरंड जब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बनने का काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, सो इसके बाद क्या देखने को मिलता है, इसके बाद नाउन या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, सो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज यूज्ड टू मेकिंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, ही इज़ यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेज, ही इज़ यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ही इज़ यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेज। नाउन या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव लगाना था, तो ये तो नाउन नहीं है, तो नाउन या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो हमने इसको नाउन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्लेस कर दिया। चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा। डेयर वाले देख लेते हैं। तो क्या है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर एट नाइट, है ना। ही, अब देखो हेल्पिंग वर्ब दिख गई है, फिर यहाँ पे क्या दिखी है हमें, मेन वर्ब दिखी है ना, हेल्पिंग वर्ब दिख गई है फिर मेन वर्ब दिखी है। ठीक है, सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गई है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गई है, तो ये डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का तो काम नहीं करेगा, मेन वर्ब बनने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। अब इसके बाद में जब एक मेन वर्ब आ गई तो दूसरी मेन वर्ब को डायरेक्टली थोड़ी ना प्लेस कर देंगे, डायरेक्टली थोड़ी ना प्लेस कर देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या था अपना, ये था, सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद में नॉट था, उसके बाद में डेयर और नीड थे आपके, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो इन्फिनेटिव आ रही थी, वो क्या आ रही थी, इन्फिनेटिव आ रही थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम प्लेस नहीं कर सकते, बेस फॉर्म हम प्लेस नहीं कर सकते, हमें इन्फिनेटिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा अब आपका, ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नॉट डेयर आपकी मेन वर्ब हो गई और ये आ गया आपका इन्फिनेटिव, है ना, ये क्या आ गया आपका, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, तो जैसे ये डेयर लिखा हुआ है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डेयर लिखा हुआ है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। ठीक है, और मॉडल वर्ब आपके ऑक्सिलरी वर्ब बनने का काम करते हैं।
ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग। है ना। सो नीड और डेयर को छोड़ के नीड और डेयर को छोड़ के बाकी जितने भी आपके मॉडल वर्ब हैं वो क्या करते हैं, वो बस हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। पर आपके नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब तो बनते हैं, पर साथ साथ में मेन वर्ब बनने का भी काम करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेती है ना। क्या लेती है? वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा जो डेयर है वो मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। मैडम आपको कैसे पता चला कि ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है? क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें ये क्लियर हो गया मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। तो जब ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है तो साथ में वर्ब की क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी। पर इन्होंने क्या लगा दिया यहाँ पे? इन्फिनेटिव लगा दिया। क्या लगा दिया? इन्फिनेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा दिया, ठीक है, तो इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, ये मैंने क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में अगर आपको नीड और डेयर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट लिखा है, तो सिंपल सी बात है नीड और डेयर वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ड बनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था कि पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा आपका नीड और डेयर, ठीक है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। तो मतलब सब्जेक्ट के पहले नीड और डेयर लिखा हो तो किसका काम कर रहे हैं? ये यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहे हैं। और अगर ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है ना। मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में लिखा हुआ है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ये यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है। और ये अगर मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है तो इसके बाद में, अगर ये मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। वो कैसे आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? इन्फिनेटिव लिख दिया, टू लगा दिया। देखो ज़रा, तो इन्होंने क्या लिख दिया? इन्फिनेटिव लिख दिया। अब इन्फिनेटिव लिख दिया मतलब, इन्फिनेटिव लिख दिया मतलब अब ये जो इन्फिनेटिव इन्होंने लिख दिया है मॉडल वर्ब के साथ, वो नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब तो अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। तो हम यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो आपका हो जाएगा ये ठीक है। तुमने मेरी बुक लेने की ज़रूरत कैसे की? तुमने मेरी बुक लेने की ज़रूरत कैसे की? एक सेकंड देना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और मॉडल्स को देखते हैं, है ना। हमने नीड टू और नीड की बात कर ली, डेयर की बात कर ली, शुड की और हमने यूज टू की बात कर ली। ठीक है, अब थोड़ा सा शुड को देख लेते हैं। देखो ज़रा, शुड को देख लेते हैं कि शुड का क्या है। तो शुड आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? मोरल एडवाइस देने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? मोरल एडवाइस देने के लिए। जो आपका शुड है वो मॉरल एडवाइस देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहता है? वर्ब की बेस फॉर्म।
सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि मॉडल अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, मॉडल अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मोरल एडवाइस और सजेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू शुड एक्सरसाइज डेली। ठीक है भैया, तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसका मीनिंग निकलता है चाहिए, है ना, कि यू शुड एक्सरसाइज डेली। ओके, जब भी आपको किसी को मोरल एडवाइस देना हो या सजेशन देना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है अब थोड़ा सा शुड हैव की बात कर लेते हैं कि शुड हैव क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आ गया, शुड हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैम आपने बताया था कि मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेती हैं। यस एग्जैक्टली, लेकिन मॉडल वर्ब अगर अकेले आती, अगर यहाँ पे शुड अकेला आता तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आती, पर यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? शुड के साथ हैव भी लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हैव आ जाएगा, जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट के बाद ही आएगी ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो अकेले नहीं आ रहा है, जो आपकी मॉडल वर्ब है वो अकेले नहीं आ रही है, सब में देखो हैव देखने को मिल रहा है, ये हैव, ये हैव, ये हैव, है ना। तो मॉडल वर्ब के साथ में हैव भी आया, मॉडल वर्ब के साथ में हैव भी आया, मॉडल वर्ब के साथ में हैव भी आया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो। तो शुड हैव एग्जैक्टली किस लिए यूज किया जाता है? पास्ट रिग्रेट को, पास्ट रिग्रेट को बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं यू शुड हैव कॉल्ड मी, है ना, तो भैया तुम्हें कॉल करना चाहिए था यार मुझे, यू शुड हैव कॉल्ड मी, है ना, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। तो कोई पास्ट के रिग्रेट के अगर बारे में बताना है तो आप शुड हैव का यूज करते हैं, कोई पास्ट रिग्रेट, है ना। यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव यू शुड हैव स्टडीड, पढ़ लेना चाहिए था भैया तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, एग्जाम में पास हो जाते। यू शुड हैव स्टडीड, है ना, पढ़ लेते तो एग्जाम में पास हो जाते। तो पास के किसी रिग्रेट के बारे में अगर बात करनी है तो शुड हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, शुड और शुड हैव हमने देख लिया है। वुड हैव को और देख लेते हैं कि वुड हैव कैसे आता है। ये एग्जैक्टली जैसे अगर हम बात करें ना वुड हैव की, तो वुड हैव हमारे थर्ड कंडीशनल का पार्ट है। ठीक है, सो एक मैं सोच रही थी कि एक क्लास लूँगी जिसमें कंडीशनल पढ़ाऊंगी, तो निकालते हैं टाइम और फिर कंडीशनल एक क्लास में आपके कर लेंगे। ठीक है, सो थर्ड कंडीशनल करेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि आपका ये जो वुड हैव आता है ये हैड के साथ आता है, कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये रहता है कि मतलब पास्ट में वो चीज़ें जो हम नहीं कर पाए उसके बारे में हम बताते हैं, मतलब कि भैया मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, समझ रहे हो, कि अगर तुम पढ़ाई कर लेते तुम पास हो जाते, है ना, तुम पढ़ाई कर लेते तुम पास हो जाते। तो भैया पास की इमेजिनरी ये सिचुएशन है कि मतलब पढ़ाई कर लेते तो पास हो जाते, पास नहीं हुए, है ना, पास नहीं हुए तो अब बात आती नहीं, लेकिन एक पास की इमेजिनरी कंडीशन है कि तुम यार अगर तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम पास हो जाते, तुम घर से टाइमली निकल जाते तो ट्रेन मिल जाती। ठीक है, तो ट्रेन मिली नहीं, ट्रेन छूट गई, उसके बाद मैं ये बोलूँ, है ना, कि आप स्टेशन गए, ट्रेन छूट गई, फिर कोई और आपसे बोल रहा है अरे यार आप टाइमली घर से निकल जाते ना तो ट्रेन मिल जाती, है ना। अब आप एग्जाम में फेल हो गए, फिर आपसे कोई बोल रहा है कि देखो तुम पढ़ाई कर लेते ना तो एग्जाम में पास हो जाते। ठीक है सो क्या लिखा है, इफ़ शी हैड ट्राइड हार्डर शी वुड हैव सक्सीडेड, है ना, कि भैया अगर उसने मेहनत की होती, अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए होते, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती, तो क्या हो जाते भैया, वो पास हो जाती, वो पास
हो जाती है ना। तो देखो ज़रा, सक्सेस क्या रहता है आपका, नाउन रहता है। सक्सीड क्या रहता है आपका, वर्ब रहता है। याद रखना है, ठीक है। तो ये सक्सीडेड है, सक्सीड के ही ये वर्ब फॉर्म से, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, ठीक है। ओके, सो इफ शी हैड ट्राइड हार्डर शी वुड हैव सक्सीडेड, है ना। तो ये पास की इमेजिनरी सिचुएशन है, मतलब अभी वो हो नहीं सकता, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, है ना, कि अरे यार अगर तुम अगर तुम क्या कर लेते, अगर तुम टाइमली घर से निकल जाते तो ट्रेन नहीं छूटती, है ना, टाइमली घर से निकल जाते तो स्कूल टाइम पे पहुंच जाते, ठीक है। तो जो भी पास की इमेजिनरी कंडीशन है उसके बारे में हम इसकी हेल्प से बात करते हैं। तो वुड हैव का एग्जैक्टली हमें यूज़ देखना था, तो हमने वुड हैव का यूज़ भी यहाँ पे देख लिया है। एग्जैक्टली हम यूज टू के केस में क्या बात करते हैं, जब यूज टू आपका मॉडल वर्ब के रूप में आता है तो वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, वो किसके बारे में बताता है, पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, ठीक है। वी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पर्पस के बारे में बताता है। पर्पस मतलब कि एग्जैक्टली अगर बताएं तो यूज़ के बारे में बताएगा कि भैया वो चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती, इस्तेमाल की जाती, ये वाला मीनिंग निकलता है। इस्तेमाल किए जाने वाला मीनिंग निकलेगा, और इसमें मीनिंग निकलेगा आदि होने का, कि आदत है, मुझे आदत है, ठीक है, ये हो गया आदि। आदि है यूज टू वर्ब की, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, या तो नाउन दिखाई देगा या वर्ब का, सॉरी, या तो नाउन दिखाई देगा या नाउन का रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देगा, है ना, जेरेंड वगैरह दिखाई देगा। तो ये किसके बारे में बताता है, हैबिट के बारे में बताता है। ओके, और नीड और डेयर को लेके हमने बात कर ली थी कि जब भी नीड और डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगा, मतलब मॉडल वर्ब बनने का काम करेगा, नहीं सॉरी, मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है ये, तभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। तो जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो इसके बाद में कोई और वर्ब डायरेक्टली नहीं आएगी, तो क्या आएगा इसके बाद में, इसके बाद आएगा इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। सो जब ये मेन वर्ब बनने का काम करेगा तो साथ में इन्फिनेटिव आएगा, क्योंकि एक वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में आ गई है। ओके, ये कहानी हो गई कि नीड और डेयर मेन वर्ब बनने का काम कर रहे हैं, तो साथ में ये इन्फिनेटिव आएगा, ये आपका इन्फिनेटिव है। पर अगर आपका नीड और डेयर मेन वर्ब बनने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉट के पहले आते हैं, ये वाली बात है, नॉट के पहले आएंगे, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में नीड और डेयर दिखाई देंगे जब वो मॉडल वर्ब बनने का काम करेंगे, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। जैसे आपका अगर मैं बोलूँ यू शुड लीव योर जॉब, है ना, कोई अगर परेशान है तो मैं उसको जनरल सजेशन दे दूंगी, मोरल एडवाइस दे दूंगी कि भैया तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है। पर भैया कोई बहुत टाइम से जॉब कर रहा है ना, वो बहुत परेशान हो गया, वो बहुत ही दिक्कत में है ना, तो मैं बोलूँगी यार तुम्हें तो पहले ही जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, अगर इतनी दिक्कत थी ना, यू शुड हैव लेफ्ट योर जॉब। सो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो ये पास की बात चल रही है कि तुम्हें पहले ये काम कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव लेफ्ट योर जॉब। ऑटो की बात कर लेते हैं, तो ऑटो किसके बारे में बात करता है, ऑटो मोरल एडवाइस के बारे में बात करता है, एग्जैक्टली ये मोरल ड्यूटी के बारे में बात करता है ना, मैं बोलूँ एडवाइस भी नहीं, ये ड्यूटी के बारे में बात करता है, मोरल ड्यूटी के बारे में बात करता है ना। एग्जैक्टली मैं मोरल एडवाइस नहीं बोलूँगी, वो आपका शुड देता है ना। ये किसके बारे में बात करता है, ये आपकी ड्यूटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, और टू साथ में आते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, और टू आपका मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है, और मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, ठीक है। सो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली ये किसके बारे में बताते हैं, मोरल ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है आपका और टू, है ना, या तो मोरल ड्यूटी या हम बोलेंगे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वहाँ पे हम मोरल एडवाइस देंगे, जब हम शुड की बात करेंगे तो हम मोरल एडवाइस देंगे। यहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी मोरल ड्यूटी क्या है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके है ना। तो ऑट टू के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ऑट टू आपका एग्जैक्टली बताता है आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, और मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब के बेस फॉर्म लेते हैं, तो ऑट टू यहाँ पे मॉडल वर्ब बनने का काम कर रहा है, तो ये मॉडल वर्ब ऑट टू पूरा आपका मॉडल वर्ब है और साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। ओके सो इसी के एग्जाम्पल है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, दैट यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स के, भैया तुम्हें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें क्या करनी चाहिए भैया, पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका शुड है, अगर शुड की मैं बात करूँ है ना, तो शुड आपका क्या बता रहा था, शुड मोरल एडवाइस दे रहा था। मोरल एडवाइस या सजेशन दे रहा था। और टू क्या कर रहे हैं, और टू आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है भैया, मॉरल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, मोरल एडवाइस, जनरल एडवाइस, इसका एक और एग्जांपल, यू शुड स्टडी रेगुलरली, है ना, तुम्हें क्या करनी चाहिए भैया, रेगुलरली पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम क्लियर करना चाहिए। स्लाइड रिपीट हो गई यहाँ पे। एक और काम रहता है शुड का एक और काम रहता है एक्सपेक्टेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो शुड का पहला काम क्या देख लिया हमने, मोरल या जनरल एडवाइस देना, है ना। दूसरा काम क्या देख लिया, एक्सपेक्टेशन के बारे में बताना, है ना। शुड आपका एक्सपेक्टेशन के बारे में भी बताएगा। वह एक्सपेक्टेशन क्या, द ट्रेन शुड अराइव ऑन टाइम, कि भैया जो ट्रेन है वो टाइम पे आ जानी चाहिए, है ना, जो ट्रेन है वो टाइम पे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन के बारे में बता रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन है ये कि जो ट्रेन है वो टाइम पे आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, शी शुड बी एट होम नाउ, है ना, कि भैया उसको अभी घर पे होना चाहिए, शी शुड बी एट होम नाउ, कि वो कहाँ पे होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। तो ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो दो काम हमारे शुड के हैं, एक तो ये मॉरल एडवाइस या जनरल एडवाइस के बारे में बात करेगा, और दूसरा ये एक्सपेक्टेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं, इनमें कोई करेक्शन नहीं करना है। मस्ट की बात कर लेते हैं अब हम, तो मस्ट की बात करते हैं। तो मस्ट किस लिए यूज होता है भैया, ये ऑब्लिगेशन के बारे में बताएगा, पर कैसी ऑब्लिगेशन, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के बारे में बताएगा ना। किसके बारे में बताएगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के बारे में बताएगा, आपका ये जो मस्ट है। सो ये ऑब्लिगेशन के बारे में बताएगा, यू मस्ट बियर अ हेलमेट, है ना। ठीक है, तो भैया ये सिंपल सी बात है कि आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, है ना, काइंड ऑफ कंपलसरी बता रही है, कंपल्शन के बारे में बता रही है, मैंडेटरी है आपके लिए कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। अब लोगों को क्या लगता है कि इतना कुछ ज़रूरी नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं भी आती हूँ, है ना, तो हेलमेट में अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ हेलमेट, है ना। सो केस क्या है कि लोग क्या करते हैं कि मतलब चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन आप कभी हॉस्पिटल वगैरह जाओ, है ना, और वहाँ पे देखो, है ना, ये वाले डिपार्टमेंट में जहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड, है ना, तो डायरेक्टली कुछ भी होता है ब्रेन से रिलेटेड तो नर्व्स का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप उस डिपार्टमेंट में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, और एक आध बार देख लोगे तो कभी भी हेलमेट पहनना नहीं भूलोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हमेशा हेलमेट पहने, क्योंकि पता है हमें नहीं पता हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी जो मिला हुआ है, हमें अभी अच्छी दो आंखें दी, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, जो भी दिया है उसको तो संभाल के रख लें हम, है ना। उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ नया मिले। ठीक है, फिर स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स, भैया स्टूडेंट को फॉलो करने ही चाहिए, रूल ये मैंडेटरी है, उनके लिए कंपलसरी है। पहला काम हो गया ऑब्लिगेशन के बारे में बताना, मस्ट का ये पहला काम हो गया कि ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है, कंपल्सन के बारे में बताता है। दूसरा अगर मस्ट की बात करें तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी के बारे में भी बताता है, जो आपका मस्ट है वो
वेरी हाई पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे मैं बोलूँ कि शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट, है ना, शी मस्ट बी टायर्ड, है ना, भैया वो रात भर क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, वो रात भर पढ़ाई कर रही थी तो वो पक्का थक गई होगी, वो रात भर पढ़ाई कर रही थी तो वो पक्का थक गई होगी, ठीक है। द लाइट्स आर ऑफ, दे मस्ट हैव लेफ्ट, है ना तो भैया लाइट बंद है, वो पक्का निकल गए होंगे, है ना, घर की बात चल रही होगी कि घर की लाइट बंद है, वो पक्का निकल गए होंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि मस्ट 90 से 99% उसको बताता है ना, पॉसिबिलिटी को बताता है, 90 से 99% पॉसिबिलिटी को बताता है, 100% कोई भी मॉडल वर्ब नहीं बताते, ये बस पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो 90 से 99% पॉसिबिलिटी के बारे में ये बताता है। अगर हम कैन की बात कर लें, हमने दो यूजेस पढ़ ली यहाँ पे मस्ट के, एक तो ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहा है और दूसरा ये बात कर रहा है वेरी हाई पॉसिबिलिटी की, ठीक है। अब कैन की बात कर लेते हैं हम तो आपका ये जो कैन है ये किसके बारे में बताता है, एबिलिटी के बारे में बताता है ना, किसी की क्षमता के बारे में बताता है। एबिलिटी क्या होता है, क्षमता, है ना। अब एग्जैक्टली मैं आपको बोलूँ ना तो जनरली क्वेश्चन यूज्ड वाले सेक्शन से आते हैं। यूज टू के 3 यूज हो गए, नीड और डेयर के हो गए, क्योंकि वो थोड़ा सा मेन है। अदरवाइज ये मॉडल वर्ब में कैन कोड इन सब को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यूज्ड वाले सेक्शन से, नीड और डेयर वाले सेक्शन से आते हैं, तो उसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो कैन आपका किसके बारे में बताता है, एबिलिटी के बारे में बताता है। शी कैन स्विम, वो क्या कर सकती है भैया, तैर कर सकती है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो कर सकने का मीनिंग ये देता है कि सकता है, ठीक है। दूसरा आपका जो कैन का यूज है वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, है ना, किसके लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है तो वो मे से करेंगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगी तो हम किससे करेंगे, मे से करेंगे। मे आई कम इन बोलेंगे, है ना, जैसे क्लास में जाना है तो मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, है ना। कैन आई कम इन, कैन आई कम इन मैम, कैन आई कम इन सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना टीचर से तो हम आने के लिए। तो जब भी हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है तो हम मे से करेंगे, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हम कैन से करेंगे। तो अपनी फ्रेंड वगैरह से कुछ पूछना है, अपनी फैमिली में कुछ पूछना है तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, ना। कैन यू हेल्प मी, है ना, तो किसी फ्रेंड वगैरह से बोलना है तो मेरी मदद कर सकते हो। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकते हैं। एक और है कि नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए भी आपका जो कैन है वो यूज़ किया जाता है ना। दिस कैन नॉट बी ट्रू, भैया ये तो बिल्कुल सच हो ही नहीं सकता, ठीक है। ही कांट हैव डन दिस, पक्का उसने ये तो नहीं किया है, वो तो ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी, मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि भैया वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा तो असंभव है, ठीक है। तो इम्पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी आपका कैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने कैन के कितने यूज़ देख लिए हैं। पहला हमने कैन का यूज़ देख लिया है किसके लिए, एबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। पहला जो कैन का यूज़ है वो क्या है, एबिलिटी बताने के लिए, है ना। यू कैन स्विम, है ना, तो एबिलिटी बता दी। दूसरा यूज़ है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कि आप किसी से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो आपके फ्रेंड वगैरह से, फैमिली मेम्बर से कुछ भी बात करो, है ना, कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इस तरीके से कर सकती हो, ठीक है। और इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आपका ये जो कैन है वो यूज़ किया जाता है ना, इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है, कि दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये तो सच हो ही नहीं सकता। ही कांट हैव डन दिस, ये पक्का उसने नहीं किया है ना, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। चलो अब मे की बात कर लेते हैं। तो मे पहले तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है ना, किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, मे आई कम इन, है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट वो भी कैसी, फॉर्मल, जनरली फॉर्मल, ऐसा नहीं कि भैया कोई बिल्कुल मैंडेटरी, पर जनरली फॉर्मल रिक्वेस्ट हम इससे करते हैं, ठीक है। सो मे आई कम इन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, कि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मोर फॉर्मल देन कैन, है ना, तो ये कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मोर फॉर्मल देन कैन, तो ये कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। अब दूसरा जो मे का यूज़ है, पहला पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, अब दूसरे यूज़ की बात कर लेते हैं हम मे की। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में ये बताता है ना, किसके बारे में बताता है, जो आपका कैन था वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था ना। जैसे हम बात करें मे और कैन की, है ना, तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करता है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें मे की, तो ये क्या बताता है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बताता है, और ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है। सो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, भैया आज बारिश हो सकती है। शी मे कम लेट, आज वो शायद लेट आए, है ना, आज वो लेट आ सकती है, इस तरीके से। तो
ये आपका पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी, कुड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में। ये किसके बारे में बताएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है। और जैसे हमने ये देखे है ना कि ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, नेगेटिव पॉसिबिलिटी के बारे में, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है बिल्कुल मैंडेटरी यही बताएगा, है ना। कुछ केसेस में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, बट मेनली ऐसा रहता है, मेनली ऐसा रहता है। कुड की बात कर लेते हैं, तो कुड भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, जैसे कुड यू ओपन द विंडो, है ना, कुड यू ओपन द विंडो, ठीक है। लेकिन ये इनफॉर्मल जैसे हम बात करेंगे कि जनरली अगर इनफॉर्मल आप बोल रहे हो, ज़्यादा पोलाइट तरीके से बोलना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, कुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कुड यू ओपन द विंडो, भैया ये विंडो खोल सकते हो क्या तुम, है ना। कुड आई स्पीक टू द मैनेजर, क्या मैं स्पीकर से भैया बात कर सकता हूँ। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है मोर पोलाइट देन कैन। एक और रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए भी इस पे जनरली पूछा जाता है कुड का, रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। इट कुड स्नो टुनाइट, भैया तुम्हारा स्नो से कोई भी लेना देना नहीं है, स्नो तुमसे पूछ के नहीं आती, स्नो तुमसे बता के नहीं जाती, है ना। बता के जाती कि मैं जा रही हूँ, हो गया टाइम, बाय स्नो नहीं पूछ के भी नहीं आती कि ठीक है भैया हम आ रहे हैं, ठीक है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है जिसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है ना, लेकिन हम तब भी बोल रहे हैं इट कुड स्नो टुनाइट, ही कुड विन द मैच, है ना। तो भैया वो मैच जीत सकता है, उसमें आपका कुछ भी लेना देना नहीं है ना, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में आप बताते हो, है ना। और केस क्या है इसका कि लेस श्योर देन मे, है ना। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं ना हम, पर इसमें श्योरिटी कम रहती है ना। मे में मे से कम श्योर है आपका ये जो कुड है ना, वो कम श्योर है किससे, मे से, है ना। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बताने का काम कर रहा था आपका मे, कुड भी आपका काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी तो बता रहा है ये, है ना। बट ये कैसी रिमोट पॉसिबिलिटी, ये क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये लेस श्योर रहता है मे से, और मेनली रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का यूज करेंगे, ठीक है। एक और है पास की एबिलिटी बताने के लिए, तो सबके मैंने आपको सारे जितने भी ऑलमोस्ट यूजेस रहते हैं वो बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पास की एबिलिटी बतानी है, प्रेजेंट की एबिलिटी किससे बता रहे थे, कैन से बता रहे थे, प्रेजेंट की एबिलिटी किससे बता रहे थे, कैन से बता रहे थे, पास की एबिलिटी किससे बताएंगे, कुड से बताएंगे, है ना। शी कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड, अभी की बात नहीं, पास्ट की बात है, पुराने टाइम की बात है कि भैया जब वो छोटी थी तब वो बहुत तेज दौड़ सकती थी, अब तो वो बिल्कुल नहीं दौड़ पाती है ना, आलस आता होगा भैया, नहीं दौड़ना पसंद है, छोटी थी तो दौड़ लेती थी, ठीक है। तो केस क्या है कि जब आप पास की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तब आप कुड का यूज़ करेंगे। शी कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड, है ना। तो चाइल्डहुड में जब वो बच्ची थी भैया, बचपन में वो बहुत तेज क्या कर सकती थी, दौड़ सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट, आई कुड सॉल्व मैथ्स इजीली, है ना। तो पुरानी बात होगी भैया कि जब आप मैथ्स बहुत आसानी से क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, आसानी से मैथ्स सॉल्व कर लेते थे। तो पास की आप जो एबिलिटी बताते हो वो भी कुड से बताते हो, ओके। अब माइट देखो तो माइट 30% पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो कैन आपका बताता है 50%, माइट आपका बताता है 30%, और मस्ट आपका बताता है 90 to 99%, ठीक है। ये सब पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि किसी ने पूछा कि मैम मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंने कहा यार बच्चा तो आता भी है क्लास में और पक्का, है ना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई भी करता है, तो मुझे किसी को बताना है तो मैं बोलूँगी यस ही मस्ट पास द एग्ज़ाम, है ना। पर मैंने बोला यार क्लास तो अटेंड कर लेता है पर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता, बस ऐसे ही मज़े मज़े में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है। सो 50% चांसेस हैं, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 90 से 99% चांसेस हैं। तो मैं बोलूँगी ही कैन पास द एग्ज़ाम, ओके। पर मैं बोलूँ नहीं यार कोई पढ़ाई के लेके तो ऐसा नहीं है, हो सकता है बाय लक, अगर मैं बाय मिस्टेक हो गया तो ही माइट पास द एग्ज़ाम, इतनी कोई पढ़ाई तुम कर नहीं रहे, क्लास में भी नहीं आ रहे, तो 30% चांस ऐसा, ओके। सो यू मस्ट पास द एग्ज़ाम,
सॉरी ही मस्ट पास द एग्जाम, ही कैन पास द एग्जाम, ही माइट पास द एग्जाम। कितनी पॉसिबिलिटी भैया? 90 to 90%, 50%, 30%। ओके तो बहुत लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है आपका माइट, वीक, वेरी वीक पॉसिबिलिटी है ना। 30% इट माइट रेन बट आई एम नॉट श्योर, है ना। तो हमें नहीं पता भैया, 30% हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा बट हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। शी माइट कम, हाँ वो आ सकती है, 30% चांसेस है। वीक पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? वीक पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है क्या? कि शी माइट कम बट डोंट डिपेंड ऑन इट, है ना भैया। वो आ सकती है पर इस बात पर बिल्कुल निर्भर मत रहना, है ना। तो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी की ये बात करता है आपका ये जो माइट रहता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें एक और क्या यूज़ है माइट का, तो पास्ट ऑफ मे, है ना। तो मे को जब भी पास्ट में यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? माइट यूज़ करेंगे उसकी जगह पे, है ना। ही शेड ही माइट विजिट अस, है ना। उसने कहा था भैया वो शायद अपन को विजिट कर सकता है ना। ही थॉट शी माइट फेल, है ना भैया, उसको ऐसा लगा कि वो फेल हो सकती है ना। तो ये 30% पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम वुड की बात करें तो वुड आपका किस लिए यूज़ होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए, है ना। किसी को आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। जैसे बोला जाता है वुड यू हेल्प मी, वुड यू लाइक सम टी, है ना। या हम बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, इस तरीके से भी हम बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम, है ना। जैसे वेटर वगैरह पूछता है, अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वो ऑर्डर लेने के लिए जब भी आता है तो वो बोलता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम, है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, इस तरीके से पूछता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम वुड से कर सकते हैं। और पास्ट हैबिट बतानी तो भी हम किससे बताते हैं? वुड से बताते हैं। व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी इवनिंग, है ना। तो जब हम छोटे थे तब हम खेला करते थे, है ना। जब हम छोटे थे तो हम रोज शाम को भैया बाहर खेला करते थे, ठीक है। माई ग्रैंडफादर वो टेल अस स्टोरीज, है ना। तो ये अभी की बात नहीं, ये पास्ट की बात है कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। ओके और आपका एक और वुड का यूज़ है कि बिल का पास्ट, विल का जो पास्ट फॉर्म है वो कौन बनाता है भैया? वो आपका वुड बनाता है, पास्ट ऑफ विल, है ना। पास्ट ऑफ विल, ठीक है। और फ्यूचर इन पास्ट भी बताने का काम करता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता इस तरीके से। शी सैड ही वुड कॉल मी, है ना। उसने कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा। शी प्रॉमिस्ड शी वुड फिनिश द वर्क, है ना। याद रखना, लेकिन जब मॉडल अकेला आएगा तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और कुछ नहीं लगा देना पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ऐसा मत कर देना ना। अगर मॉडल अकेला आ रहा है, हैव साथ में नहीं आ रहा है, तो मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। मॉडल हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, है ना। आपको चेक करना है कि मॉडल अकेला आया है या मॉडल अपने साथ में कोई हैव वगैरह लेके आया है, तो वो आपको थोड़ा सा चेक करना है। तो थोड़ा सा ये प्रोबेबिलिटी ऑर्डर और देख लेते हैं कि क्या है इसका प्रोबेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन बताता है? आपका मस्ट बताता है, फिर बिल बताता है, फिर मे बताता है, फिर माइट बताता है, फिर कुड बताता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जितनी जो प्रोबेबिलिटी की आपको बात करनी है वो आप इस ऑर्डर की हेल्प से कर सकते हो। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बतानी तो आप मस्ट की हेल्प से बताओ, और कम तो विल, और कम तो मे, उससे भी कम तो माइट, और उससे भी कम तो कुड, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको बता रही हूँ इस सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करेगा कौन क्या बोल रहा है। भैया मुझे लगता है तुम पास कर सकते हो, किसी और को लग रहा है नहीं वो पक्का ही कर जाएगा, तो वो मस्ट यूज़ करेगा, मैं माइट यूज़ करूंगी, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किस इंटेंशन से बोला गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। ओके यहाँ पे एक लिस्ट भी मैंने डाल दी है कि कैन किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑबिलिटी बताने के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बताने के लिए, नेगेटिव पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मैं आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ये दोनों के बारे में बता देगा। ओके तो एक लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इफ यू मीट हिम ही कैन हेल्प यू, तो क्या हमें एबिलिटी बतानी है यहाँ पे? नहीं। क्या यहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट चल रही है? नहीं, ठीक है। क्या यहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट चल रही है? क्या यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबिलिटी बतानी है? नहीं, है ना। आपको पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। क्या बोला गया? इफ यू मीट हिम ही
कैन हेल्प यू नहीं आएगा, ही मे हेल्प यू। क्यों? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बतानी है हमें, यहाँ पे क्या बतानी है, हमें बतानी है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इफ यू मीट हिम ही मे हेल्प यू। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा, ये क्या लिख दिया है, ही कांट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। अब एबल टू भी लगा दिया है आपने, कांट भी लगा दिया है ना कांट भी लगा दिया है, एबल टू भी लगा दिया है, दोनों एबिलिटी के बारे में बताते हैं तो हम बोलेंगे ही विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, है ना। तो आपका कैन और एबल टू साथ में नहीं आ सकते, है ना, कैन और एबल टू आपके साथ में नहीं आ सकते, दोनों ही एबिलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ही सेड दैट ही विल डोनेट ऑल हिज मनी। अब ये साइड पास्ट की बात चल रही है ना, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट में कभी विल यूज होता है, पास्ट में कभी विल यूज होता है, तो विल का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट क्या होता है, विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है वुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई वुड प्ले मैनी सिली गेम्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, है ना, तो आई वुड प्ले मैनी सिली गेम्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। भैया जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत सारी सिली गेम्स खेला करता था, जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सारी सिली गेम्स खेला करता था। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही पास्ट हैबिट की, किसकी बात की जा रही है, पास्ट हैबिट की, कि आई वुड प्ले मैनी सिली गेम्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। भैया मैं बहुत सिली गेम्स खेला करता था जब मैं बच्चा था, पास्ट हैबिट की बात चल रही है, सेंटेंस सही है, पर अगर पास्ट एबिलिटी की बात की जाती तो फिर ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता, ये बताता पास्ट एबिलिटी के बारे में, ये किसके बारे में बताता, पास्ट एबिलिटी के बारे में, ये बता रहा है पास्ट हैबिट के बारे में, ये पास्ट एबिलिटी के बारे में। यहाँ पे वुड यूज़ किया गया है, यहाँ पे कोड यूज़ किया गया है। ठीक है, लास्ट एक विल शेल का और रह गया है, विल शेल का तो जब भी कोई लीगल बात चल रही है, ठीक है, जैसे क्या लिखा है, एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर यू विल और शेल पे अ फाइन ऑफ 10,000। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई लीगल ऑर्डर की बात चल रही है, जब भी कोई लीगल ऑर्डर की बात चल रही है, लीगल स्टेटमेंट की बात चल रही है, या ऑर्डर है, तो वहाँ पे आपको शेल यूज़ करना है, याद रखना। जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो ना, वहाँ पे भी नीचे लिखा रहता है ना नीचे फॉर्म वगैरह भरते हो ना, वहाँ पे भी लिखा रहता है ना, ऐसा लिखा रहता है कि भैया
कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे भरी है ना, आई शैल बी अकाउंटेबल ऐसा लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे एग्जैक्टली हम एक लीगल स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना। वहाँ पे शैल लिखा रहता है, विल नहीं लिखा रहता, वहाँ पे शैल लिखा रहता है, ठीक है। तो जब भी आप लीगल स्टेटमेंट, लीगल ऑर्डर देते हो तो वहाँ पे शैल यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर यू विल शैल पे अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शैल आएगा, ठीक है। कि एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर यू शैल पे अ फाइन ऑफ 10,000, ठीक है। तो जब भी लीगल स्टेटमेंट एंड लीगल ऑर्डर की बात चलेगी, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे तब हम शैल का यूज़ करेंगे। और जब आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो उस केस में रिक्वेस्ट करनी है एग्जैक्टली, है ना। तो शैल आई हेल्प यू इन कैरिंग दीज बैग्स, है ना, तो वो भी आप किसकी हेल्प से करेंगे, आप शैल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखना है। तो ये वाला केस है कि जब भी आपको हेल्प ऑफर करनी है ना, या कोई सजेशन देना है, तो फिर आप शैल का ही यूज़ करते हैं अभी भी, ठीक है। सो शैल आई हेल्प यू इन कैरिंग दीज बैग्स, ठीक है। सो ये सारी कहानी हमने क्लियर कर ली मॉडल की, सारे मॉडल को हमने डिस्कस किया, कैसा कहाँ कैसा क्या यूज़ होता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा देख लेना है, अच्छे से समझना है, और फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। प्रीवियस ईयर पेपर से सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे, उनको डिस्कस कराएंगे, आपको 1 to 1 करा देंगे बाद में। लाइक 1 to 1 नहीं, लाइक गूगल मीट वगैरह में जैसे भी जो भी क्लासेस रहेंगी या लाइव रहेंगी उसमें वो डिस्कस हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो मॉडल वर्ब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सबकी बात कर ली। आपको एक बार इसको अच्छे से देख लेना है। मेनली क्वेश्चन आपके यूज टू और नीड और डेयर वाले सेक्शन से आते हैं, बट इनमें से भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपसे करते हुए बनना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।